इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। अगर आप सही जगह इस्तेमाल नहीं करते तो आपका IQ लेवल हाई होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका IQ बड़ा हाई था, फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। विंसेंट वैन गोह एक फेमस एग्जाम्पल है कि कैसे एक जीनियस भी बैड इमोशनल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड हो सकता है। भी लाइफ टाइम वो मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो जिंदगी भर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसीलिए तो डैनियल गोलमैन का मानना है कि EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन IQ, जबकि एवरेज IQ और गुड EI वाले लोग लाइफ में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, वहीं हाई IQ और लो AI वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात बता दे, EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव की जा सकती है। ये गोलमैन की बुक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। सबसे पहले EI के कॉन्सेप्ट को थॉरोली डिस्क्राइब किया जाए और फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने में हेल्प की जाए। इमोशंस आपकी लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं जो इमोशन के बिना गुजरता हो। ये आपकी लाइफ का एक क्रूशियल पार्ट है, इसलिए हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और थॉट्स, जिसका मतलब है कि EI हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब कभी ना कभी लाइफ में सैड होते ही हैं, लेकिन एक बात जो आपने शायद ही नोटिस की होगी कि कैसे सैडनेस हमारे थॉट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है, तब आप पास्ट के अपने अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस को और भी ज्यादा याद करने लग जाते हैं। ये आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स भी याद आने लगेंगे, और ये सारी मेमोरीज आपकी सैडनेस को और भी बढ़ा देंगी, जिससे आपको अपनी लाइफ मिजरेबल फील होने लगेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दूसरे तरीके से भी उतना ही इफेक्टिव है। आप अपने थॉट्स से इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और यही चीज गोलमैन की इस बुक का एसेंस है, ताकि ये आपको हेल्प कर सके एक इमोशनल इंटेलिजेंस बूस्ट करने में। ब्रेन एंड इमोशंस डैनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस कंट्रोल करता है, ब्रेन का काफी ओल्ड पार्ट होता है, इतना ओल्ड कि ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ मतलब जरूर है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अमिगडला एक ऐसा ही इमोशनल ब्रेन सेंटर है जो एक्सट्रीमली ओल्ड है। ब्रेन का ये पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स सेंटर ONF इंटेलिजेंस के डिसीजंस ओवरराइड कर सकता है। डैनियल गोलमैन के हिसाब से इसका मतलब होगा कि इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरह यूजलेस प्रूव हुए। ऐसे कई और भी एग्जाम्पल है, जैसे कर्ट कोबेन और एमी वाइनहाउस जैसे लोग। ये सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के चलते इनकी सारी एबिलिटी बर्बाद गई। 5 डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस EI एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके देखें तो इन्हें समझना ईजी हो जाएगा। 1. नोइंग इमोशंस, अपने इमोशंस को पहचाने। बहुत से लोग अपने इमोशंस समझ ही नहीं पाते और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं, जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी बात को लेकर जेलस होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर ये चीज ट्यून इन कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है, और इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठो, स्लोली डीप ब्रीथ लो और माइंड को शांत रखो। हालांकि आपके माइंड में काफी बातें घूम रही होंगी। क्या मैंने ओवन ऑन ऑफ किया? या अरे कल तो मेरा एक असाइनमेंट है, लेकिन कोई बात नहीं। अपने माइंड में थॉट्स चलने दो, लेकिन ध्यान रहे कि ये ख्याल आए और चले जाए, वरना ये आपके माइंड और जजमेंट पावर को क्लाउड कर देंगी। जब आपका माइंड रोज की चिक चिक से फ्री हो जाएगा तो आपके लिए अपने इमोशनल स्टेट को परसीव करना इजी हो जाएगा। जैसे मान लो आज आप पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहे, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करेंगे, आप देखेंगे कि सारा दिन आप अपने पार्टनर के साथ हुए फाइट को लेकर परेशान थे, लेकिन आपकी डेली की अनइम्पोर्टेंट चीजों ने
इस रियल रीजन को क्लाउड कर दिया था। 2. इमोशनल मैनेजमेंट। हालांकि ऑथर इस बात पे जोर देता है कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक वे में बोले तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ONF फ्लो के काफी क्लोज है, जिसे फ्लो बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ONF ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। खाली दिमाग शैतान का घर, नए कहावत यहाँ अप्लाई होती है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे माइंड में नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसके बजाय किसी एक चीज पे फोकस करो और जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बना के रखो। लेकिन इस बीच अपना फोन या सोशल मीडिया अकाउंट चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशंस मैनेज करने हैं तो कुछ टाइम के लिए इन चीजों को भूलना होगा। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें काफी हेल्प करती है, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो सोशल नेटवर्क में बाकियों से ज्यादा टाइम एक्टिव रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स सोल्व करने और कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय ये डिप्रेशन लोग बेकार ही अपने सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए 10 सेकंड्स रूल सबसे बेस्ट है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो आराम से बैठ काउंटिंग करने लगो 1 से लेकर 10 तक। ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव है, यहाँ तक कि बेहद गुस्से और इम्पल्सिव लोगों को भी ये टेक्निक बड़ी हेल्पफुल लगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो आप एंगर के फर्स्ट साइंस को पहचानें, जैसे कि अपटाइटनेस, मसल्स में टेंशन फील होना या फिर डीजीनेस। इन सिम्टम्स के बाद ही असली गुस्सा शुरू होता है। लेकिन जैसे ही आपको ये सिम्टम दिखे आप तुरंत 10 सेकंड्स वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और फिर आप देखो कि आप कैसे अपने गुस्से में कंट्रोल कर लेते हो। 3. मोटिवेट योरसेल्फ। इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टाइम पे रिवॉर्ड करते रहे, लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाए, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, ये तो बस आपको आपके गोल में मोटिवेट करता है। हर रोज बाहर जाकर पार्टी करने के बजाय आप कुछ स्पेशल ओकेजन्स का वेट करें, इससे आपको और मजा आएगा। मोटिवेशन के लिए रीजनेबल और अटेनेबल गोल्स सेट करें। जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी है तो ये कोई इजी टास्क नहीं है। आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा जो आप इजीली पा सके। अब जैसे आप अपनी इमोशनल मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले दूसरे डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ऐसे में आपके गोल कुछ ऐसे होने चाहिए। 1. मॉडरेटली हार्ड। जाहिर है आप कोई ऐसा टास्क तो चूज करेंगे नहीं जो बहुत इजी या बहुत हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल्स आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा और ज्यादा हार्ड टास्क आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। 2. यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम पता नहीं होगा आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। 3. फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मस्ट। अगर हर चीज प्लान के हिसाब से चलने लगे तो समझो आप गलत ट्रैक पर हो। एक चीज हमेशा याद रखो कि फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की फिराक में रहते हैं। आपको फ्लो बुक में अपने गोल्स के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। फ्लो साइकोलॉजी ONF ऑप्टिमल एक्सपीरियंस 4. एम्पैथी ये एक कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इंडिफरेंट होते जा रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान है। एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है और लोग टीवी वगैरह में इतना ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों को तकलीफ में देख के भी लोगों को अब फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज बेहद डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बेहद जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम एम्पैथी इंप्रूव कर सकते हैं, बस आपको इसके एस्पेक्ट्स पर थोड़ा वर्क करना होगा। ए. ऑब्जर्व अदर्स। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे फ्रेंड्स या फैमिली क्या फील कर रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, लेकिन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग्स क्या है या वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बी. अंडरस्टैंड अदर्स। जिससे आपकी बात हुई उस इंसान से बात करने के बाद खुद से ये पूछे इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव पार्ट ONF एम्पैथी बोलते हैं। सी. रीजोनेट विद अदर्स। ये लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और शायद सीखने के लिए सबसे मुश्किल वाला भी। दूसरों के साथ सही तरीके से रीजोनेट करने के लिए आपको उनकी जगह खुद को रख के सोचना होगा। ये एक दो धारी तलवार जैसी चीज है।
क्योंकि बहुत ज्यादा रीजोनेटिंग भी अच्छी बात नहीं है। डैनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं जिन्हें अलेक्सीथीमिया होता है। ऐसे लोगों के पास अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर लाए। लेकिन हम सब भी कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। बट ऐसा कितनी बार हुआ कि आपको कुछ फील हुआ लेकिन आप उसे बोल नहीं पाए? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, ये सबके साथ होता है। जैसा हमने पहले मेंशन किया कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इनर स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप मेडिटेट कर सकते हैं और भी कई टेक्निक्स हैं। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर क्यूरियस है तो इमोशंस पर बुक्स पीआईएच सकते हैं। और भी बहुत से मेथड है जिनमें में से कोई ना कोई आपके लिए राइट होगा। 5. पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी इश्यू सही ढंग से सुलझा लेना चाहिए। मान लो आपकी अपने फ्रेंड से फाइट हो गई है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करके आप उसे कॉल जरूर करें, क्योंकि बड़े लोग कोई दुश्मनी नहीं रखते और ना ही उनमें बदले की फीलिंग होती है। अब लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हमेशा आपकी माफी मांगो, बल्कि इसके एकदम उलटे आपका इमोशनल इंटेलिजेंट जानता है कि कब आपको सॉरी बोलना है और कब नहीं। ऐसे कई मौके होंगे जब आपकी एक सॉरी बिगड़ी बात बना देगी, लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो भी आपको मैटर सोल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कुछ यूं बोल सकते हैं, देखो मैं समझ सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी भी थोड़ी गलती थी, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या होगा। ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर साइकोलॉजिस्ट एक अच्छी एडवाइस देते हैं। जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर हमारी नॉलेज इनडायरेक्ट होती है। तो शायद अब आप पूछो कि मैं कैसे इसे अपनी इमोशनल लाइफ में एम्प्लॉय करूं। वेल, मान लो आप अपने पार्टनर से नाराज हो और अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप शांत होंगे तभी आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर वे में नजर आएगी और तभी आपको पता चलेगा कि आप उसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठे। या फिर मान लो कि आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल कर रहा है और आपको ये चीज बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, और जब आपको ये भी लगता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या रही है, तब आपका गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बजाय आप खुद से बोले, अगर वो मुझे बार बार फोन कर रही है या रहा है तो क्या हुआ? जरूरी नहीं कि वो कंट्रोल फिक्र हो, ये भी तो हो सकता है कि उसे मेरी ज्यादा फिक्र हो। डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है कि औरतें दूसरों के इमोशंस एकदम सही समझती हैं। ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो औरतों में ज्यादा एम्पैथी होती है। ये एक सिंपल फैक्ट बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि औरतों को कई बार शिकायत होती है कि उनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड एकदम कोल्ड नेचर के हैं, और कई सारी औरतें उनकी इस कोल्डनेस को गलत वे में ले जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर अब उन्हें उतना प्यार नहीं करते या अब नापसंद करने लगे हैं, लेकिन ये अक्सर सच नहीं होता। तो इसके बाद क्या होता है? औरतें कई बार ओवर रिएक्ट कर जाती है, फिर अपने पार्टनर से इस बात को लेकर फाइट भी कर लेती है, और फिर यही से सारी मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि फिर आदमी भी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप या डिवोर्स पे जाके खत्म होती है, क्योंकि मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर कैसे काम आता है? सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि औरतें ईआई में मर्दों से बेटर होती है, जिसका मतलब है कि आदमी लोग ओवर रिएक्ट करने से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे 1-2 चीज जान ले। जब आपकी गर्लफ्रेंड रूड वे में बिहेव करे तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें। उस टाइम आपको कुछ ऐसा बोलना चाहिए, मेरे बिहेव से तुम्हें हर्ट हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये बेटर तरीका है बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें। वहीं दूसरी तरफ औरतों को भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सीखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्हें ये सोचना होगा कि बात अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की हो तो मर्द बायोलॉजिकली ही इसमें बुरे हैं, इसीलिए वो कई बार दूसरों के इमोशंस समझ नहीं पाते हैं। चैप्टर 10 EI एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर में डैनियल गोलमैन एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रुप कॉन्टेक्स्ट में भी AI मैटर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के एक ग्रुप में सोशल एटमॉस्फेयर और हार्मोनी इंप्रूव करना ज्यादा इजी रहता है। हमें इस एस्पेक्ट के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, जैसे कि हमें हाईली इंट्रोवर्ट और इमोशनली डिस्टेंट लोगों को ऐसे ग्रुप में मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अकेले काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें करने दो, उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करो। चैप्टर 11 EI एंड हेल्थ
यहाँ पर मामला कुछ सीरियस हो जाता है। गुड इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ सेव कर सकते हैं। वैसे सुनने में ये थोड़ा अजीब है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। डैनियल गोलमैन ने कई सारी ऐसी स्टडीज मेंशन की जो एंगर मैनेजमेंट और हेल्थ के बीच क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसे लोग जो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके 50 से कम एज में मरने के चांसेस 7 गुना ज्यादा होते हैं। ज्यादा गुस्सा करना कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए कई टाइप की थेरेपी है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शायद मोस्ट इफेक्टिव होती है, जो लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है। हालांकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट नहीं जानते कि वो वाकई में लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी कई हेल्थ बेनिफिट है। जिनकी ईआई अच्छी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। जैसे कि हाई ईआई वाले लोग रिजेक्शन और ब्रेकअप्स को बेटर वे में डील कर लेते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि ये लोग 1. ओपन टुवर्ड्स देयर ऑन इमोशंस। सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस एक्सेप्ट करना सीखो। ब्रेकअप होने के बाद अक्सर कई लोग अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं। वे बहुत ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं या दिन रात पार्टी करते हैं, लेकिन इससे सिचुएशन और भी खराब होती है। अपने इमोशंस को रिजेक्ट करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। अगर रोने का मन है तो रो दो, लेकिन फीलिंग्स छुपाओ मत। 2. दे रिफ्रेन फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सल सेल्फ इवैल्यूएशंस। ब्रेकअप या रिजेक्शन होने के बाद लोग खुद में कमी देखने लग जाते हैं, जो कि गलत है। हालांकि ये कॉमन बात है, क्योंकि कभी हम खुद को बुरा समझते हैं और कभी अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपने बारे में एक ग्लोबल नेगेटिव व्यू अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी हम हर चीज में खुद को कमतर फील करने लगते हैं। लेकिन हाई ईआई वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें पता होता है कि उन्हें बैड इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया या वे रिजेक्ट हो गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो हर चीज में बुरे हैं। ये एक एसेंशियल पार्ट है। जब हमें बुरा लगता है तो हम अपनी वीकनेस को एग्जैगरेट करने लगते हैं। हाई ईआई वाले लोग इस चीज को समझते हैं, इसीलिए वो सैडनेस से जल्दी बाहर निकल आते हैं। बैड इमोशनल इंटेलिजेंस के रीजंस, जैसा हमने पहले भी बोला, कुछ जेंडर ईआई को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम इस बारे में कुछ कर सकते, लेकिन कुछ बाकी नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें एक है फैमिली, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी काफी हद तक अफेक्ट करती है। जिन लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, उनमें रहने वालों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी पुअर रहता है। इस टाइप के लोग अपने और दूसरे लोगों के इमोशंस से पूरी तरह अनजान होते हैं। कई केस ऐसे भी देखे गए हैं जहां बैड फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से लोगों में साइकोपैथी प्रॉब्लम्स तक डेवलप हो जाती है। और इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर को लैक ओएनएफ एम्पैथी क्लियरली डिस्क्राइब करती है, जो कि ईआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और हम सबको पता कि साइकोपैथ्स क्या करते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे क्राइम्स करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ लोग तो फेमस सीरियल किलर्स तक बन जाते हैं, जैसे टेड बंडी। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके रियल पेरेंट्स उसे अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर चले गए थे। इसलिए टेड बंडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पला बढ़ा, जो उसकी उतनी केयर नहीं करते थे। उसके ग्रैंडफादर को खासकर एक मिसफिट रोल मॉडल बोला जा सकता है, क्योंकि वो जानवरों को टॉर्चर करके खुश होते हैं और वाकई में बहुत बुरे थे। अब आप ही सोचो, इन सब चीजों का टेड बंडी के माइंड पर कैसा इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी तो हम सब जानते हैं। टेड बंडी ने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा, जिनमें ज्यादातर कॉलेज गर्ल्स थी, और उसे कभी भी अपने किए का पछतावा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई जिसका चाइल्डहुड खराब गुजरा हो वो एक साइकोपैथ बन जाए। असल में तो बस एक स्मॉल पोर्शन ही किसी को फुल ऑन साइकोपैथ बना सकता है, जिसका मतलब है कि जो डैमेज चाइल्डहुड में हुआ उसे बाद में रिवर्ट किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए मेन सोर्स ओएनएफ मोटिवेशन हो सकता है जिनके साथ बचपन में किसी तरह का अब्यूज हुआ हो। उनके लिए ऐसी कई तरह की साइकोथेरेपीज अवेलेबल है जो उनके लिए काफी हेल्पफुल प्रूव हुई है। साइको एनालिसिस एक ऐसी ही थेरेपी है जो हमारे पास्ट की गहराई में जाकर काम करती है। हमने सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में पहले भी बताया है, और इस स्कूल ओएनएफ थॉट के कुछ वेरिएंट्स इस तरह डेवलप किए गए हैं जो सिवियरली ट्रॉमेटाइज्ड लोगों के लिए काफी इफेक्टिवली हेल्पफुल है। सेम सब्जेक्ट हमने चैप्टर 13 में भी डिबेट किया है, इसीलिए हम तुरंत अब 14 चैप्टर पर जाते हैं। चैप्टर 14 टेम्परामेंट इज नॉट एवरीथिंग। इस चैप्टर में गोलमैन ने कई सारी स्टडीज के एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें टेम्परामेंट का टॉपिक इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई इंसान किस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेगा।
हमारा टेम्परामेंट काफी हद तक हमारे जीन्स से इन्फ्लुएंस होता है, तो इसलिए इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये आपके अंदर पैदाइशी होता है। बहुत पुराने टाइम से फिलोसफर्स ने डिफरेंट पैटर्न्स टेम्परामेंट्स के बिहेवियर नोट किए हैं जो लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही एक फिलोसफर थे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फाउंडर ONF मेडिसिन भी कहा जाता है। उन्होंने लोगों को इन 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। आप खुद भी देख सकते हैं कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 1. कोलारिक, ये रिएक्ट बड़ी जल्दी करते हैं, इमोशनल होते हैं और इरिटेबल भी। इनका एनर्जी लेवल काफी हाई रहता है और सेंसिटिव मैनर में रिएक्ट करते हैं। इन्हें गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है, फिर ये इजीली शांत नहीं होते। इन्हें लोगों के साथ घूमना फिरना भी काफी पसंद होता है। 2. सैंग्विन, एक तरह से ये लोग कोलारिक्स टाइप के ही होते हैं, क्योंकि ये भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये जल्दी काम डाउन हो जाते हैं। इनके इमोशंस भी उतने ही इंटेंस होते हैं जितने कि कोलारिक्स टाइप के लोगों के, लेकिन ये कूल डाउन भी उतनी ही जल्दी होते हैं। ये काफी सोशिएबल होते हैं और दिल खोलकर हंसते हैं। 3. मेलंकोलिक, इस टाइप के लोग उतने सोशिएबल नहीं होते, बल्कि थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन ये सैड भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ये इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। मेलंकोलिक एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं, जो भी करते हैं काफी स्लो करते हैं, वैसे ये ज्यादा टाइम शांत रहते हैं। 4. फ्लेगमेटिक, ये लोग भी काफी शांत नेचर के होते हैं, हालांकि ये उतने इमोशनल या सेंसिटिव नहीं होते। अगर इन्हें गुस्सा आता भी है तो जो कि बहुत कम होता है, ये जल्दी मान जाते हैं। आपको शायद अब आइडिया मिल गया होगा। कुछ टेम्परामेंट्स अपनी डे टू डे लाइफ मैनेज करने के लिए बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक कोलारिक पर्सन हो, आप जल्दी गुस्सा होते हो और फिर जल्दी शांत नहीं होते। अब अपने टेम्परामेंट की वजह से आप ओवर रिएक्ट करोगे और शायद बहुत उल्टा सीधा भी बोल दो। इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप खुद को ब्लेम मत करो, एटलीस्ट पूरी तरह से तो नहीं। बेशक आप अपनी मिस्टेक मानो और सामने वाले को अपनी बात समझाने कोशिश करो। मेलंकोलिक, जो एक सर्टेन वे में कोलारिक के अपोजिट है, वे भी काफी सेंसिटिव और इमोशनल है, लेकिन उनकी फीलिंग्स काफी स्ट्रांग होती है और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि मेलंकोलिक इमोशनलेस है और उन्हें दूसरों की कोई फिक्र नहीं है। अब मान लो आप मेलंकोलिक टाइप हो और आप एक डेट पे गए। अब क्योंकि आप थोड़े शर्मीले हैं तो आपको समझ नहीं आता कि अपनी डेट से क्या बात की जाए, और आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपका डेट आपके बारे में ये सोचता है कि आप उसे पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस वाला मेलंकोलिक दूसरों को अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्लेन कर सकता है। कंक्लूजन, अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सम अप करेंगे। 1. इमोशंस, हमारी लाइफ का एक सेकंड भी इमोशन के बिना नहीं गुजरता। ये हमारी लाइफ का एक क्रूशियल पार्ट है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और हमारे थॉट्स, जिसका मतलब है कि EI नॉर्मल इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है। 2. ब्रेन एंड इमोशन, डैनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं, और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस कंट्रोल करता है, ब्रेन का काफी ओल्ड पार्ट होता है, इतना ओल्ड कि ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। उनके होने की एक वजह जरूर है। 3. नोइंग वंस इमोशंस, बहुत से लोग अपने इमोशंस समझ ही नहीं पाते और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं, जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी बात को लेकर जेलस होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। 4. इमोशनल मैनेजमेंट, हालांकि ऑथर इस बात पे जोर देता है कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक वे में बोले तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। 5. मोटिवेट योरसेल्फ, इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टाइम पे रिवॉर्ड करते रहें, लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाए, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, ये तो बस आपको आपके गोल में मोटिवेट करता है। 6. एम्पैथी, ये एक कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इंडिफरेंट होते जा रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान है।
एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है, और ये चीज़ बेहद डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपने अंदर एम्पैथी इंप्रूव कर सकते हैं। 7. पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग को सही ढंग से सुलझा दिया जाए।